हाय, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। और आज हम बात कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। मैंने रिटायरमेंट की वीडियोस बनाई हुई है, अभी कुछ रिसेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें मैंने रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे करना है, कैलकुलेट करना है, कितना कॉर्पस चाहिए, कौन से फंड्स में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में, वो सब चीज़ें बताई हुई है अपनी रिसेंट वीडियोज़ में। आज हम बात कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट के बारे में कि हाउ विल आई प्लान फॉर माई अर्ली रिटायरमेंट। कुछ लोगों के सवाल भी थे, इसलिए इस टॉपिक को मैं आज ले रहा हूँ। तो अर्ली रिटायरमेंट है क्या सर? अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एज से पहले, एक मतलब रिटायरमेंट एज से पहले मेरे पास कम से कम इतना पैसा हो, इतना कॉर्पस हो कि इफ़ आई एम नॉट वर्किंग अराउंड, मैं नहीं काम कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है या जो मेरा सर्वाइवल वो आराम से चलता रहे बिना कोई दिक्कत के। जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस है आराम से मैं बियर कर सकूँ, मैं और मेरी स्पाउस, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली आराम से बियर कर सके। तो वो अर्ली रिटायरमेंट है। तो अर्ली रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेशन आज करेंगे। तो डेफिनेटली जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें एग्रेसिव अप्रोच ही लेनी पड़ेगी। बिकॉज सी इफ आई एम 30 years old and I am planning to retire at 60 years, तो वी हैव अ एम्पल टाइम टू जनरेट अ कॉर्पस। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम 30 years old and I am planning to retire at 45, तो मेरे पास सिर्फ 15 साल है। पहले मेरे पास ज़्यादा साल थे, 30 साल का था मैं, 30 साल 60 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट प्लान करना था तो 30 साल थे। लेकिन अगर आई एम प्लानिंग टू रिटायर एट 45 तो मेरे पास 15 साल है, आधे साल है। तो मुझे एग्रेसिवली अप्रोच करना होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, 2-3 अप्रोचेस बताने वाला हूँ जो आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये पहले कैलकुलेटर है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। बाकी सब कैलकुलेटर की तरह ये कैलकुलेटर भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट कैलकुलेटर और क्या अप्रोचेस ले सकते हैं वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने करंट एज डाल रखे 30 years, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल प्रोसीजर से जाऊँ तो नॉर्मल प्रोसीजर से सर मेरे इफ़ आई एम 30 years एंड आई एम प्लानिंग टू रिटायर एट 60, तो दिस इज़ द कन्वेंशनल अप्रोच। इसके बारे में तो मैंने अपनी रिसेंट वीडियोज़ में बताया हुआ ही है। तो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 70 years ले रहा हूँ बिकॉज मैंने रिसेंट अगर आप डेटा देखोगे तो उसमें एज पर द इंडिया डेटा, एज पर द डेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अभी चल रही है दिस इज दी 70 इन इंडिया। तो उसी को मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड इफ आई एम प्लानिंग टू रिटायर एट 45, तो इसके लिए क्या अप्रोच करना पड़ेगा? तो देखो पहले नॉर्मल अप्रोच ले रहे हैं जो हमें, इफ आई एम 30 एंड आई एम प्लानिंग टू रिटायर एट 60, तो अगर मैं 30 साल का हूँ, 60 years में मुझे रिटायरमेंट, 60 years तक मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है ताकि मैं उसके बाद रिटायर्ड हो जाऊँ आराम से और मेरा मेरा आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ मैं आराम से सर्वाइव कर सकूँ। तो मेरा यहाँ पे मैंने मंथली एक्सपेंसेस लिया है 20,000। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जब मंथली एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं रिटायरमेंट के लिए तो आप इसमें रेंटल, कार EMI, लोन EMI और चाइल्ड एजुकेशन ये सब चीज़ें नहीं कंसिडर करोगे। आपके जो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, बेसिक मंथली एक्सपेंसेस है प्लस मेडिकल कॉस्ट है, वही कंसिडर करोगे मंथली एक्सपेंसेस रिटायरमेंट कैलकुलेशन में। तो मैंने 20,000 रुपये लिए ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिटर्न्स प्री रिटायरमेंट से पहले मेरा कितना रिटर्न्स कमा सकता हूँ। मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है अभी तक, जितना भी बार बताया आपको 10%, इससे ज़्यादा लेना मुझे नहीं लगता सही है। और इन्फ्लेशन प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट भी आई एम टेकिंग 6%। अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशनल अप्रोच से जाऊं तो सर मुझे अगर 20,000 रुपये महीने की मंथली एक्सपेंसेस है और मैं 60 years में रिटायर्ड हो रहा हूं, तो एट दी एज ऑफ 60 ये 20,000 का खर्चा जो है अभी 60 years में ये लगभग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 1,14,870 रुपये होगा 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से। उस हिसाब से सर मुझे 1.378 CR अमाउंट चाहिए अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, अगर मेरा 20,000 महीने का एक्सपेंसेस है। उस हिसाब से सर मुझे 6,047 के करीब की मंथली SIP करनी होगी अभी से फॉर द नेक्स्ट 30 years, अगले 30 सालों तक। तो मेरा लगभग इतना कॉर्पस तैयार हो जाएगा 1.378 CR का। दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे हो। इफ यू वॉन्ट टू रिटायर एट 45, मैं 30 साल का हूँ एंड आई वॉन्ट टू रिटायर एट 45, तो मेरे पास 15 साल है। तो सर 15 साल में डेफिनेटली आपको अपना एग्रेसिव अप्रोच से जाना पड़ेगा। अब एग्रेसिव अप्रोच में जाना है तो सर 20,000 रुपये का महीने का अमाउंट एट दी एज ऑफ 45
ये हो जाएगा आपका सर 47,931। ये सारी फिगर आप खुद भी इनपुट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये कैलकुलेट मैंने करके रखा हुआ है एक्सेल में, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप अपना अपना रिटायरमेंट प्लान कैलकुलेट कर सको अपने लिए। तो ये 20,000 रुपये का जो महीने का खर्चा है आज, ये 45 की एज में मेरे पास 47,931 होगा। अगर मुझे अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना है तो मेरे पास 45 की एज में 1,43,00,000 रुपये होने चाहिए, 1.43 CR। ठीक है, 10% का ही रिटर्न कैलकुलेशन ले रहा हूँ। तो मुझे आज से अभी से 34,406 की मंथली की SIP करनी होगी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। देखो यार, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान करो डेफिनेटली आपको एग्रेसिव अप्रोच ही लेना पड़ेगा, बिकॉज कॉर्पस ज़्यादा है, टाइम कम है ना। बट 34,406 हर महीने कंट्रीब्यूट करना हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। जिसके पास इतना कॉर्पस आज की डेट में है, यहाँ पे देखो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो। रिटायरमेंट के नाम पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ। अगर आपने रिटायरमेंट के नाम पे कोई कॉर्पस किया है तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियोस में रिटायरमेंट कैलकुलेशन तो ऑलरेडी दी हुई है, तो कन्वेंशनल अप्रोच लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो सारे कैलकुलेटर्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं लास्ट वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी दे दूँगा आप बोलोगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सर 34,406 की मंथली SIP करनी होगी अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हो। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दी अदर अप्रोच जो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कंफर्टेबली कर सकते हो इफ यू विल गो विद दी सिस्टमैटिक विड्रॉल अप्रोच। मैं बोल रहा हूँ कि सर सिर्फ आपको एट द एज ऑफ 45 यू ओनली नीड 50 लाख रुपीज। You only need 50 lakh rupees. You don't need 1.43 CR। सिर्फ आपको 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट करना है एट द एज ऑफ 45। और अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट एक्यूमुलेट करना है, मंथली कंट्रीब्यूट करना होगा आपको अपनी जेब से 11,973। अगर आप SWP अप्रोच से जाते हो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में अभी बताऊंगा अभी एक्सेल में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर 11,993 रुपये 63 रुपये यानी लगभग 12,000 रुपये महीने की SIP करते हो तो आप विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स 10% के कैलकुलेशन के हिसाब से 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 50 लाख रुपए टारगेट कीजिए। 50 लाख रुपए टारगेट करते हो तो आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हो। क्यों? तो सर देखो इसके पीछे अप्रोचेस है। मैंने आपको SWP के बारे में तो बहुत बार बताया है और फंड्स के बारे में भी बताया है अपनी पुरानी वीडियोस में कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड आपके SWP के हिसाब से बेटर फंड है। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये कुछ पुराने हिस्टोरिकल ट्रेंड लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे 2008 से लेके 2020 तक का SWP का पूरा डेटा फैच किया हुआ है आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि अगर आप SWP मोड के थ्रू जाते हो तो सिर्फ आपके 50 लाख रुपए के अमाउंट से आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। पहले तो देख लीजिए सर, ये 20,000 रुपये का महीने का जो अमाउंट है एट द एज ऑफ 45 आपको 47,931 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, मैं इसको कंसिस्टेंट फिगर ही लूँगा। आप देख रहे हो मेरे पास अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है और मैं हर महीने 47,931 रुपीज़ मंथली विड्रॉ कर रहा हूँ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। मैंने 1 जनवरी 2007 में पैसा डाला होता, मैं क्योंकि पुराना ही ट्रेंड दिखा सकता हूँ, आपको बैक टेस्टिंग नहीं दिखा सकता हूँ। तो 1 जनवरी 2007 में मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता और मैं 1 फरवरी 2008 से लगभग 1 महीने के बाद, सॉरी 1 साल के बाद, रीज़न भी बताऊंगा कि 1 साल के बाद क्यों बोल रहा हूँ, लगभग 11 महीने के बाद मैंने अपना SWP स्टार्ट कर दिया। हर महीने मेरे अकाउंट में 47,931 रुपीज़ आ जाएंगे, डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 155 इंस्टॉलमेंट। लगभग 12 साल यही सिलसिला चलता रहेगा। तो देखो सर, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में SWP करने का क्या फ़ायदा है, देखो आप खुद देख लीजिए कि सर SWP होती क्या है कि SWP में होता है कि आपका एक लमसम कॉर्पस दिया, वहाँ पैसा इन्वेस्टेड रहता है और हर महीने आपने SWP टारगेट कर दी और हर महीने एक अमाउंट आपके अमाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, फिक्स्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट आपको मिलती रहेगी 47,931 रुपीज़ हर महीने। और आपका जो अमाउंट है लमसम वो कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा एज पर द मार्केट। इस सिचुएशन में बैक टेस्टिंग में देखोगे तो सर आपका जो टोटल विड्रॉल हुआ है इस 47,931 की वजह से इन 12 सालों में
वो हुआ है 74,29,305। उसके बावजूद भी जो आज की करंट वैल्यू है दिसंबर में, 1 दिसंबर 2020 तक का डेटा है, वो है 56,25,616। आपने 50 लाख रुपए लगाए, लेकिन अभी तक सारे विड्रॉल लेने के बावजूद भी आपके पास 56 लाख रुपए रेडी पड़ा है। और ये सारी कैलकुलेशन 10.93 के ग्रोथ रेट पर है। 10.93 एनुअलाइज ग्रोथ रेट है ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इसीलिए मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको HDFC बैलेंस एडवांटेज को मैंने डिस्कस भी किया है, आप पुरानी वीडियोस देखोगे। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर SWP देखो है क्या, तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा सिनेरियो दिखाया है, बाकी यहाँ पे डाउनलोड करोगे एक्सेल तो आपको आसानी से समझ आएगी। मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। 1 फरवरी 2008 से, यानी 1 साल के बाद, मैं बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि देखो 1 साल के बाद आपकी जो यूनिट्स, आपकी यूनिट्स को अगर 365 डे से ऊपर होता है तो जो भी आपका कैपिटल गेन जनरेट होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और वो 10% ही लगता है अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का कैपिटल गेन है। तो टैक्स पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा है। मैं दिखाऊंगा कैसे। हर महीने आप इतना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो, ऑटोमेटिकली विड्रॉल होगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन आपका अमाउंट ऑब्वियसली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से निकलता रहेगा, लेकिन करंट वैल्यू भी बढ़ती रहेगी क्योंकि फंड की NAV भी बढ़ती है। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें कैपिटल गेन और कैसा हो रहा है, तो देखो सर यार यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 12 इंस्टॉलमेंट है लास्ट की, यानी लास्ट 1 ईयर की। तो आपने कितना कैपिटल गेन जनरेट करा है सर? आपने 59,940 रुपीज़ जनरेट करा है। क्या आपको कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है? नहीं। तो टैक्स लगेगा? नहीं, नील, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सिर्फ टैक्स तब लगता है इफ विद इन लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इफ योर कैपिटल गेन इज मोर देन 1 लाख, और जो भी 1 लाख से ऊपर है उस पर 10% टैक्स लगता है। तो SWP के केस में मैंने 2008 का सिनेरियो लिया है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है इस समय। ऐसा नहीं है लेकिन टैक्स लगेगा ही नहीं, कुछ 12 महीनों में टैक्स लगेगा, जैसे कि इसमें देख सकते हो आपका, इसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। अगले कुछ पीरियड देखोगे आप, यहाँ पे फिर 12 महीने देखेंगे आप, इसमें टैक्स लगेगा, यस। इसमें आपने 2.3 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन जनरेट करा है, लेकिन 1 लाख रुपए एग्जम्प्टेड है, यानी 1.3 लाख पे ही आपका टैक्स लगेगा, वो भी कितना? 10%। चाहे आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10% ही टैक्स पे करना है। अब यानी SWP कितना बेटर ऑप्शन है नहीं? आपको लगता नहीं है कि देखो अगर यही पैसा आप FD में डालते तो जो भी इंटरेस्ट इनकम कमा रहे होते आप, उस पर पूरा का पूरा वो इनकम आपकी टैक्स स्लैब में ऐड हो जाता है, और उस पर अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होगा। 30% में आता है 30% टैक्स देना होता। लेकिन SWP में होता क्या है कि SWP में आपका प्रिंसिपल भी रिडीम होता है और इवन आपका कैपिटल गेन भी रिडीम्ड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन तो हालांकि मैंने दी हुई है कि कितना प्रिंसिपल निकला है और कितने नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड रही है। फीफो का रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट्स पुरानी है उन यूनिट्स को पहले रिडीम होती है, और यहाँ पे देखोगे आपका जो नेट अमाउंट विड्रॉल हो रहा है तो उसमें सिर्फ 14,334 रुपीज़ रिडीम हो रहा है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल पे पार्ट पे टैक्स नहीं लगता, सिर्फ कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है। तो इसी वजह से SWP इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन ऑब्जेक्टिव देखो ये है बताने का कि इस 50 लाख रुपए को टारगेट कर रहे हो अगर आप, तो भी इजिली आप 12 साल विड्रॉल लेने के बावजूद कंसिस्टेंटली आपके पास 56 लाख रुपए रेडी पड़े थे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। डायनेमिक एसेट एलोकेशन करते क्या है कि सर इक्विटी टू डेट, डेट से इक्विटी एज पर द मार्केट वैल्यूएशन चेंजेस करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। हालांकि मतलब मार्केट अगर पी ज़्यादा है तो वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डेट में कर देंगे, अगर मार्केट वैल्यूएशन सही है तो इक्विटी में मूव कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। तो जिसकी वजह से आपको 56 लाख रुपए रेडी पड़े हैं एट दी एज, मतलब 12 साल के बावजूद भी। अगर मतलब आप 45 ईयर्स के होते तो लगभग मतलब 57 ईयर्स तक आपके पास पूरा 47,000 कंसिस्टेंटली मिलता रहता, उसके बावजूद भी आपके पास आपकी किटी में 50 लाख रुपए पड़े हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। मतलब और आगे की रिटायरमेंट को भी टारगेट कर लोगे 50 लाख रुपए से ही। चलो ये तो HDFC बैलेंस एडवांटेज की है। इसी तरीके से मैंने ICC को भी बताया था आपको। ICC के केस में भी सर सेम सिनेरियो है, इतना ही विड्रॉल करोगे आप, लेकिन आपकी किटी में 38 लाख मतलब 38 लाख करीब का अमाउंट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 9.65 का कैलकुलेशन है, मतलब लास्ट 10-12 ईयर्स में 9.65% रिटर्न्स कमाए। देखो मोटिव ये है मेरा बताने का कि आपको सबसे पहले टारगेट करना है 50 लाख रुपए। अगर आपके पास 50 लाख रुपए रेडी हो गए विद इन नेक्स्ट एट द एज ऑफ 45, अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं,
तो उस 50 लाख रुपए को आप SWP अप्रोच से अपने अर्ली रिटायरमेंट को आसानी से प्लान कर सकते हो। यू डोंट नीड अ 1.4 CR 1.5 CR। अगर उसे SWP के थ्रू अप्रोच टारगेट कर रहे हो तो आप आसानी से नेक्स्ट 12 15 20 साल आराम से कंसिस्टेंटली रेगुलर इनकम कमा सकते हो, बिकॉज बैलेंस एडवांटेज और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं SWP के थ्रू अगर जाते हो तो वो आपके इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए केस स्टडी है, आप लोगों के सामने सिर्फ ऑब्जर्वेशन रख रहा हूँ कुछ बैक टेस्टिंग का। हालांकि आप ये जब पूरा एक्सेल पढ़ोगे समझोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, मैं जितना बता दूँ उतना कम लगेगा। ऑब्जेक्टिव ही है, देखो सबसे पहले ये कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को दिया है, आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ तो मुझे कितना मंथली कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, कितना एग्रेसिव। अगर आप एग्रेसिवली जा सकते हो तो आपके पास कन्वेंशनल अप्रोच है, अगर आप नहीं जा सकते तो टारगेट द फर्स्ट 50 लाख रुपीज़, पहले 50 लाख रुपए को टारगेट करो। इफ़ आई एम 20 ईयर्स तो मेरे पास और भी समय है 45 तक, मैं और 25 साल में, तो ये मंथली कंट्रीब्यूशन आपका कम हो जाएगा उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर सपोज करिए मैं 20 साल का हूं तो सर मुझे SWP अप्रोच में सिर्फ 3737 जाना है, 4000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट करना है, और कन्वेंशनल अप्रोच में 3871, अर्ली रिटायरमेंट में सिर्फ 20,000 रुपये। तो अगर आप कम एज में हो तो आपके लिए तो अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना बहुत आसान है, 45 ईयर्स तक आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आप 30 ईयर्स के हो, मोर देन 30 ईयर्स हो, बाकी तो ये सब प्लान आप खुद कर सकते हो, खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। लेकिन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अ बेटर ऑप्शन इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ यू आर थिंकिंग टू फॉर अर्ली रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 45 और 40, अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको अप्रोचेस रखी है कि सर अर्ली रिटायरमेंट में आपको एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपको टाइम कम होगा, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। सिस्टमैटिक विड्रॉल अप्रोच के थ्रू जाते हो तो आई बिलीव अगर पुराने हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा जाए तो ये समझ में आता है कि सिर्फ 50 लाख रुपए टारगेट करने हैं सबसे पहले। उस 50 लाख रुपए को आप सबसे पहले SWP अप्रोच के थ्रू रेगुलर कंटिन्यू कीजिए। एट द एज 45 आपको कंसिस्टेंटली एक इनकम मिलता रहेगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि यार 45 ईयर्स के बाद, ऐसा तो नहीं है आप घर में बैठ जाओगे कुछ काम ही नहीं करोगे। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आई एम नॉट गोइंग 9 to 5 जॉब, मेरे आई एम हैप्पी, मेरा जो महीने का खर्चा है वो आराम से आसानी से बिना दिक्कत के निकल रहा है। लेकिन उसके अलावा आप कुछ पैसिव इनकम, कुछ अलग यू विल बी वर्किंग अराउंड ऑन दोज थिंग्स जो आप करना चाहते हो, उसमें भी तो कुछ इनकम होगी ना। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट प्लान के लिए जो मेरा मंथली एक्सपेंसेस है उसको मुझे कैसे बियर करना है, कैसे प्लान करना है, वो मैंने आपको बताया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बाकी हालांकि ये मैंने जो एक्सेल बनाई हुई है खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आप लोगों के लिए, आप खुद समझ में आ जाएगा। और ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इसका, तो खुद प्लान कीजिए। आने वाली वीडियोस में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या डाउट्स हो रहे हैं, को क्या क्वेरीज है। और आपने मुझे अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो खैर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।